Good evening, everyone. Let us start with our today's class. Probably we will finish with our class today. That is this chapter. Sorry, that is our human health and diseases. इसमें से मेजर चीज़ें तो हमने कंप्लीट कर ली है. तो आज का जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट इम्यूनाइजेशन. ओके, इम्यूनाइजेशन में मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी, बट उसके पहले ये जो वैक्सीन वगैरह का सब कुछ चार्ट है ये आपको बस रीड करना है इसमें से, और इसके रिगार्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन है बस उसको समझना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको इसमें तो कुछ ऐसा एज सच ऐसा नहीं बोल सकते कि थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये कुछ है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज एज द जनरल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और इसके ऊपर आपको ओलंपियाड्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट स्टार्ट विद इम्यूनाइजेशन. सो व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? इट इज़ stimulating the body to produce antibodies by artificial mean is known as immunization. ठीक है, अब इसमें 3 वर्ड्स है और फिर इनको हम इम्पोर्टेंटली इसमें टारगेट करेंगे और उसको हम पता करेंगे. तो ये मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना है कि एंटीबॉडी क्या है, फिर जाके उसमें आर्टिफिशियल मीन से उसको हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं, और फिर जाके इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में बताना है. इसीलिए मैंने बोला कि ये हम पहले कर लेंगे और ये पार्ट जो है वो आप रीड कर लेना. ठीक है, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज सच थियरी एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है. तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, so let us start with basic thing for immunization, that is what is immunity. Okay, so now let us consider our body. ठीक है, so don't mind for the diagram. Okay, so this is our body. ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिस्टम्स हैं ये ट्रंक एरिया में. ओके, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब चीज़ें हैं. वैसे ही एक और सिस्टम इसमें रन होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम which controls the information which is coming inside the body in relation with the infections. ठीक है, तो उसको डील करने वाला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं लिम्फ सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे एक्ट करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, उसके बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. सो व्हाट हैपन्स हियर इज़ whenever our immunity is supposed to be activated. Okay, तो immune system activate होता है मतलब क्या होता है. ओके, सो व्हेन वी स्टडीड अबाउट टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ में हमने लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है ना. तो मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है. तो उसी लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल से ये अपने बॉडी के कुछ सेल्स है. any specific tissue, let us talk about any specific tissue है. ओके, एंड सपोज ये एक सेल के अंदर इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इसमें हो गया. ओके, अब ये सेल कैसे बताएगा कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है. सो व्हाट हैपेंस इज इसके बाजू में ब्लड वेसल आता है कैपिलरी. ठीक है, जिसके अंदर में ब्लड फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लेटलेट सेल्स और सब इम्यून सिस्टम के सेल्स, उनके सबके फॉर्म में यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है. और फिर इसमें से एक फ्लूइड निकलता है बाहर, जैसे हमने बात की थी स्ट्रॉ येलो स्ट्रॉइश कलर का एक फ्लूइड आता है जो इन सेल्स को बेथ करता है और इसके ऊपर वो पूरी तरह से फैलता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ फूड एंड मटेरियल करता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ. ठीक है, तो जैसे ही सेल के कांटेक्ट में लिम्फ आता है, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कि ये फलाना सेल के पास ये वाला एक बैक्टीरिया मुझे मिला है. ठीक है, एंड देन लिम्फ विल गो इनटू लिम्फ कैपिलरी. लिम्फ का कैपिलरी भी स्पेशल होता है, सो इट विल गो इनटू दिस लिम्फ कैपिलरी after bathing the cells and taking a bacteria,
and along with this fluid it will carry that bacteria along with itself. ठीक है, जैसे ये फ्लो हो रहा है और उसको वो अपने साथ लेके जाएगा टू ए लिम्फ नोड। ठीक है, तो एक लिम्फ नोड होता है जिसके अंदर जाके वो इस बैक्टीरिया को डंप कर देगा। जैसे ही उस लिम्फ नोड को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसके अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, दिस लिम्फ नोड स्वेल्स इनटू साइज। ठीक है, और ये सबसे क्लोजेस्ट लिम्फ नोड होता है। तो लिम्फ नोड जैसे ही इसको स्वेल होता है, बॉडी को टारगेट मिल जाता है कि ये लिम्फ नोड जहाँ पे है उसके सराउंडिंग विसिनिटी एरिया में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचता है अपना इम्यून सिस्टम। सो व्हाट डज आवर इम्यून सिस्टम कंप्राइज ऑफ? सो लेट अस गो टू बैक टू आवर टिश्यू चैप्टर इटसेल्फ, और उसमें हमने पढ़ा है अबाउट WBCs। ठीक है, तो WBCs में हमने उसके टाइप पढ़े हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट के तो फंक्शंस हमने वहीं पे पढ़े हुए थे, हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ए ग्रैन्युलोसाइट जो है उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 मेजर टाइप्स। ओके, 2 मेजर टाइप में हम ए ग्रैन्युलोसाइट को डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे को बोला जाता है मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है इनको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक को बोलते हैं बी सेल और दूसरे को बोला जाता है टी सेल। जबकि मोनोसाइट जो है वो मॉडिफाई होकर मैक्रोफेजेस बनते। ठीक है, तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ WBC जो हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें से हम लोग स्टडी करेंगे ये 3 लोगों को। ठीक है, तो ये लोग कैसे रोल प्ले करते हैं वो अजय स्टोरी फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये लिम्फ नोड स्वेल हुआ था यहाँ पे जिसके अंदर वो बैक्टीरिया था। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये लोग सिग्नल देना शुरू कर देंगे पूरे बॉडी में, क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इनके साथ सर्विलेंस करने के लिए लिम्फ के अंदर में जो बहता है उस सेल को बोलते हैं, सर्विलेंस करने वाला जो सेल था उस सेल को बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, ये टी सेल का एक टाइप है। मैं यहाँ पे एक एक छोटे छोटे इसमें टाइप लिख देती हूँ। ठीक है, हम टी सेल की बात कर रहे हैं अभी। तो टी सेल के 4 टाइप है, उसमें से हम पहले सेल की बात कर रहे हैं टी हेल्पर। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल होता है। तो टी हेल्पर सेल ये चेकिंग कर रहा है। ठीक है, और टी हेल्पर सेल ने वो बैक्टीरिया पकड़ के लिम्फ नोड में डाला हुआ है। अब जैसे ही टी हेल्पर सेल ने ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो उसी टाइम में वो और एक चीज़ करता है कि वो दूसरे वाले एक टी सेल को बुलाता है, दैट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ टी सेल, जिसका नाम है टी किलर। ठीक है, तो टी किलर सेल जो है वो एक साइटोटॉक्सिक सेल होता है। ठीक है, तो टी किलर इज समथिंग लाइक दिस, सपोज। ठीक है, और इसके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है ये। ठीक है, जो क्या कर सकता है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग इन्फेक्शन। तो ये क्या करेगा, टी किलर सेल, जैसे ही टी हेल्पर ने बताया यहाँ पे बैक्टीरिया है, देख लो, टी किलर विल सेंड ऑल ऑफ दीज साइटोटॉक्सिक chemicals into this bacteria and it will start penetrating it and making such wounds on it. ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, ऐसा हार्म करना शुरू कर देगा, उसमें छेद करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया भी टॉक्सिन्स की वजह से मर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें हम क्या करें, इम्यूनिटी ने क्या किया, अपने अंदर से टी किलर सेल को यूज़ करके इस बैक्टीरिया को मार डाला। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये
इतना काम होने के बाद इम्यून सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही सारे बैक्टीरियाज को इसने मार दिया है तो इम्यून सिस्टम को हमें स्टॉप भी करना चाहिए, यानी कि उसको थोड़ी देर के लिए रोकना भी चाहिए कि बाबा अभी हो गया इन्फॉर्मेशन, राइट, अपना क्लियरेंस सब कुछ हो गया। सो तीसरा वाला एक टी सेल इसमें रोल में आता है, उसको बोला जाता है टी सप्रेसर सेल। ठीक है, तो टी सप्रेसर सेल क्या करता है, टी सप्रेसर सेल जो ये बहुत ज़्यादा हाई इम्यून एक्टिवेटेड स्टेट हो गया है और ये टी किलर सेल अभी हाइपर मोड में चला गया है कि ये इसको ये ही इज़ लाइक अ सोल्जर, तो वो क्या करता है कि हाँ नहीं सब दुश्मन आ गए, मार डालो मार डालो मार डालो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो टॉक्सिन्स है ये अपने सेल्स को भी हार्म करना शुरू करे। तो सप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही सभी बैक्टीरिया मर गए ये सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करने का काम, ये सारे क्लियर करने का काम ये सप्रेसर सेल करेगा। ठीक है, और फिर इसको टी किलर को वो शांत करेगा। ठीक है, जैसे ये तीनों का काम ख़त्म हो गया अब आता है रोल में चौथा सेल जिसका नाम है टी मेमोरी सेल। ठीक है, तो टी मेमोरी क्या करता है, टी मेमोरी विल कीप अ मेमोरी ऑफ दिस एक्टिविटी, यानी कि वो पूरी तरह से याद रखेगा कि ये सब कुछ क्या हुआ था, हमने किस तरह से उसको मारा, टी किलर ने कौन से टाइप के साइटोटॉक्सिन बना के उसको मारा था, इसकी मेमोरी रखने का काम कौन करेगा, टी मेमोरी सेल। ये क्यों ज़रूरी है अभी, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम ये वाला इन्फेक्शन वापस से हो तो हमारा मेमोरी हमारे काम आएगा और फिर जाके हम इस इन्फेक्शन को फिर से बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल से सिनेरियो है टी सेल का जिसके थ्रू हम इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो ये सब हो जाने के बाद ये सब कुछ जैसे मैंने पहले भी बोला इसको हम क्लियर ऑफ कर देंगे। ठीक है, और फिर ये सब कुछ क्लियर ऑफ हो जाने के बाद ये जो हाइपर एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ लिम्फ नोड था वो भी चला जाएगा। और ये भी लिम्फ नोड अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा एंड इट विल बी रेडी टू रिसीव इफ़ देयर विल बी एनी न्यू इन्फेक्शन, तो उसके लिए भी वो रेडी हो जाएगा। तो ये कंडीशन में क्या हुआ है अभी, इट हैज़ रिड्यूस द इन्फेक्शन टू 0 एंड आवर बॉडी इज़ अगेन सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन विच वॉज देयर इन टू आवर बॉडी एंड इट वॉज फाइटिंग। तो ये सेम अपनी जैसे पुलिस काम करती है ना वैसे ही काम करता है, देख लो अभी, है ना। तो मैं स्टोरी बताती हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अंडरकवर एजेंट होता है टी हेल्पर सेल जो क्या करता है हर एक सेल का सर्वेलेंस करता है और फिर जाके जब उसको कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एकदम से स्पेशल स्क्वाड को बताता है जो कि ये टी किलर सेल। टी किलर सेल क्या करता है फिर सब चीज़ों को वो क्लियर ऑफ करने लग जाता है और फिर सब क्लियर ऑफ होते होते ऐसा ना हो कि कुछ अच्छे लोग भी उसमें मर जाए, इसीलिए कौन आता है फिर उसमें सब आ जाते हैं जो सपरेशन के लिए हेल्प करने लग जाते हैं, है ना, कि एक हद के बाद सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए इसलिए। और फिर जाके हम पुलिस आने के बाद क्या करती है उसका सबका एक रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बनाने से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हादसा फिर से हो तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ टी सेल्स एक्ट। अभी आई होप ये क्लियर है। अभी कभी कभार क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना हेवी होता है, ठीक है, नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसको क्योर करने के लिए सिर्फ टी सेल काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में और क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में एक दूसरा सेल है अपने पास जिसका नाम है बी सेल। ठीक है, तो बी सेल इसके रोल में आता है। सो बी सेल के दो टाइप है, एक है एंटीबॉडी सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, और एक है एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, या फिर एंटीबॉडी से सब मेमोरी सेल। ठीक है, तो इनमें फंक्शनिंग कैसा होता है, तो बी सेल क्या करता है अपना ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को टी किलर सेल के साथ भेजता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है।
अच्छा पिंक तो हो गया अपना, पिंक नहीं लेता अभी। ओके सो ये ऐसा है। तो टी किलर तो अपना ये साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करके गोली मारने वाला काम तो कर ही रहा है, बट देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट वन कंसेप्ट कि कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी सेल हो, वी हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट कि उसके सेल के ऊपर हमेशा एंटीजन होती है, ठीक है। और ये एंटीजन का सेल का एंटीजन का शेप जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल क्या करता है, उसी एंटीजन को जाके स्टडी करता है और उसको पकड़ने के लिए उसके ऑपोजिट शेप का एक एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, ठीक है। और ऐसे एंटीबॉडी बना के वो इसके तरफ उसको टारगेट कर देता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, इट गोज एंड अटैचेस टू दिस बैक्टीरिया लाइक दिस, ठीक है। इट इज़ लाइक अ हथकड़ी, ओके। तो ये हथकड़ी के जैसे ये एंटीबॉडी बैक्टीरियाज को पकड़ लेती है। तो कुछ लोगों को तो ये मार ही रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों को ये वाला पकड़ रहा है। तो ऐसे करके एक बार में एक एंटीबॉडी को 2 बैक्टीरिया कम से कम अटैच हो सकती है, ठीक है। और फिर जब ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बहुत सारे बैक्टीरियाज को सपोज पकड़ लेंगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये एक बार में ऐसे उनको पकड़ के इट कैन फॉर्म अ क्लम्प लाइक दिस, ठीक है। तो एक बार में देख लो इसने क्या कर लिया, क्लम्प बनाने के लिए एक बार में उसने बहुत सारे बैक्टीरिया पकड़ के एक ऐसा गोला बना दिया है। अब क्या होता है, अब आता है अपना मेन हीरो। मेन हीरो कौन है अपना, मैक्रोफाज, तीसरा सेल है ना। तो मैक्रोफाज जो है वो अमीबा के जैसा होता है, ठीक है। मैक्रोफाज क्या करता है, जैसे ही उसको ऐसा क्लम्प दिखता है ये अपना सुडोपोडिया के जैसे ऐसे हाथ फैलाना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल एनगल्फ दिस इनसाइड और वो उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो उसको मार देता है। फिर ये जो जितने बैक्टीरिया पकड़े हैं उनको वो एक ही बार में ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑकर्स, ओके। सो काम में कौन कौन आया, सभी सेल आए, बी सेल आया, टी सेल आया और मैक्रोफाज भी आया। और फिर बी सेल का दूसरा टाइप जैसे मैंने बताया था, बी मेमोरी सेल, वो क्या करेगा, बी मेमोरी सेल जैसे ही सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे वो एक सेल प्रोड्यूस करेगा जिसके ऊपर वो उस एंटीबॉडी को लगा के रखेगा मुकुट की जैसा, ताकि वापस से वही सेम रीज़न, सेम बैक्टीरिया या फिर सेम वायरस फिर से आ गया तो उसको फिर से उसको स्टडी करके केस बना के फिर से जाके सभी चीज़ें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैचिंग अपना अपने पास वैसी हथकड़ी है क्या देखेगा, यानी कि एंटीबॉडी है क्या देखेगा, एंटीबॉडी को अटैच करेगा और उसको मार डालेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इम्यूनिटी वर्क्स। नाउ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, अभी हमारे सेकेंड वर्ड की तरफ, ठीक है। एंटीबॉडी हमने देख लिया, इम्यूनिटी हमने देख लिया, इम्यूनाइजेशन क्या है और आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन क्या है। सो ये तो हो गया नेचुरल इम्यूनाइजेशन, यानी कि नेचुरली इन्फेक्शन हो गया, बॉडी ने इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया, इम्यूनिटी ने उसको फाइट किया, ख़त्म बात। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन फिर क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, सो वैक्सीन इज डेड या एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एडमिनिस्टर करना,
ठीक है। डेड यानी उसको मार डालो, सिर्फ उसका कवर रखो बाहर का जिसके ऊपर एंटीजन है, ठीक है, जो भी उसका स्पेसिफिक एंटीजन है वो वाला उसका कवर रखो, बाकी उसने इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए, अंदर में कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। या फिर एटीन्यूएटेड यानी उस बैक्टीरिया वायरस को इस तरह से उसका डीएनए तोड़ो कि उसमें से जो डिसीज़ कॉज करने वाला पार्ट है उसको निकाल डालो और बाकी की चीज़ें वैसे ही रखो। यानी कि उसके पास पावर कुछ भी नहीं है, बस वो क्या कर नहीं सकता, वो बस अपने आप को एक्सपोज कर रहा है अपने बॉडी को, ठीक है। तो ऐसे वाले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सॉल्यूशन को बनाना इज कॉल्ड एज वैक्सीन, ठीक है। तो हम जब भी ऐसा सॉल्यूशन बॉडी में डाल देते हैं, यानी कि वैक्सीन को हम जब भी एडमिनिस्टर करते हैं, तब फिर से सेम प्रोसीजर होता है। टी हेल्पर वैक्सीन को देखेगा, अब उसको नहीं मालूम है कि वो वैक्सीन है, ठीक है, उसको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ये इन्फेक्शन कर सकता है, इसके ऊपर एंटीजन है, ये बुलाएगा टी किलर को और बी सेल को, ठीक है। ये दोनों अपने टॉक्सिन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो वैक्सीन के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसको मार डालेंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, इसका मेमोरी बनाएंगे, ओके। तो सिंपल सी बात है। तो यही सेम चीज़ हमने क्या किया, नेचुरली जो हो रही थी उसको हमने आर्टिफिशियली किया, प्लस हमने यहाँ पे हार्म भी नहीं किया बॉडी को, क्योंकि वैक्सीन इज़ नॉट हार्मफुल, ठीक है। वो तो डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर वो तो एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से बॉडी को हम हार्म तो करने ही नहीं वाले। और ऊपर से हमने बॉडी को तो ट्रेन कर दिया कि कैसे अगर सच में इन्फेक्शन आ जाए तो कैसे फाइट करना है, ठीक है। सो हेंस इट इज़ जस्ट लाइक से पुलिस लोग जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, स्पेशल फोर्सेस या फिर जाके आर्मी वाले प्रोफेशनल्स जैसे ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे फाइट करना है कोई भी दुश्मन से, वैसे ही हम हमारे बॉडी को ट्रेनिंग दे रहे हैं थ्रू इम्यूनाइजेशन कि कैसे फाइट करना है डिफरेंट डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग से इन्फेक्शन से। उसके लिए वी डू वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। So let us go towards the definition of vaccine. So vaccine preparation is the preparation of weakened यानी कि attenuated infectious agent or a product that can be injected or given orally to prevent specific disease. So history of vaccine. So modern term vaccination comes from a Latin word vacca, which means cow, and vaccinia, which means cowpox. An English physician, Edward Jenner, observed that people who have cowpox, a mild disease, did not suffer from smallpox, a more severe disease, ठीक है। तो ये एडवर्ड जेनर ने देखा था और उन्होंने टेस्ट किया था एक छोटे लड़के के ऊपर कि उन्होंने क्या किया कि काउपॉक्स का रैश का एक पस पिस्टूल उन्होंने निकाला और उसको उन्होंने वो बच्चे को दे दिया, उसके कंधे में उसको एडमिनिस्टर किया और फिर उसको ज़बरदस्ती उन्होंने स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन कराया और लकीली उन्होंने देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। तो उस टाइम में काफ़ी डेथ हुई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से, एंड ड्यू टू हिज से स्टडी एंड डिस्कवरी many people were saved from the disease, and so this vaccination concept came into existence, okay. Even we know now, even we are waiting for the covid vaccine to come, right? तो सेम कंसेप्ट है अपना भी, फ़िलहाल भी एक पैंडमिक है जो काफ़ी डिफ़िकल्टी है, बट देन आवर इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स फाइटिंग इट, एंड इवन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट अ वैक्सीन अगेंस्ट इट, ओके। सो यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स के लिस्ट दी हुई है, उनके नाम भी है, डिटेल भी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे एज के हिसाब से बताया गया है कि कौन से वैक्सीन कब दिए जाते हैं। जैसे चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ टू 12 मंथ, यानी कि 1 साल का होने तक डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। इसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, जो कि डिप्थेरिया, वुफिंग कफ, टिटानस, इनके अगेंस्ट में होता है और इसकी 3 डोसेस होती है।
ठीक है। और फिर जाके पोलियो वैक्सीन है जो कि 0 to 5 years ऑफ एज तक दिया जाता है, ठीक है। तो सॉल्क नाम के साइंटिस्ट ने इसको ये किया हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था वैक्सीन को। फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है, ओके। या फिर जाके बीसीजी का वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। इवन एमआर वैक्सीन या एमएमआर वैक्सीन, यू माइट हैव टेकन एमआर वैक्सीन लास्ट ईयर, तो मम्स एंड रूबेला वैक्सीन बोलते हैं जिसको, तो वो भी एक वैक्सीन है। तो ये सारे वैक्सीन्स के नाम हैं अकॉर्डिंग टू एज, बस आप इसको रीड कर लो और याद कर लो, ठीक है। 10 years ऑफ एज में टिटानस वैक्सीन हो गया जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं, तो टिटानस वैक्सीन 16 years को भी दिया जाता है। तो वंस इन अ वाइल वी ऑलवेज टेक टिटानस वैक्सीन, ओके। तो इसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक नेशनल डिसीज़ इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी कि कैसे हम लोगों को डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। सो वी नो करेंटली दैट WHO वर्क्स फॉर इट, यूनिसेफ वर्क्स फॉर इट, and other organizations also work for it. So government of India has prepared a national health program for it, कि जिसके थ्रू लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर बर्थ कंट्रोल, क्लेanलीनेस, वैक्सीनेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ जो भी सारे न्यूट्रिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, विलेज के अंदर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को अच्छे से एम्प्लॉय करना, ये सब चीज़ें उसके अंडर किए जाती है। तो कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स भी बताए गए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड इट। ये इतना ज़्यादा भी ऐसा एक्सप्लेन करने की जैसा कुछ है नहीं इसमें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आई विल सॉल्व इट टू यू, सो यू कैन रीड इट एट होम ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। सो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट we have 100% cure on these diseases also, and malaria also काफ़ी controlled है, ठीक है। नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये नारू जो है इट इज़ वन ऑफ दी अनक्लीन वाटर के थ्रू ये जो है वर्म जो है वो पूरे लोगों में स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। तो इसीलिए बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर पीना, अनसेफ वाटर जो है उससे दूर रहना, वॉश जो क्लीन वाटर है उसी को यूज़ करना, ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको बस रीड करके याद रखनी है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लर्न करो। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन, ये सब चीज़ें जो है वो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, नॉट फॉर यू टू से लर्न इट बाय हार्ट, ओके। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में बताया गया, जैसे एस्करीज जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय एस्करियासिस लंबोकॉर्डस। ये जो है एक वर्म है जो अपने इंटेस्टाइन में रिसाइड होता है, जो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो वर्म है एस्करीज, ये अपने इंटेस्टाइन में रह के अपने फूड को खाता है और कभी कभार इंटेस्टाइन को भी से लीजन्स करता है और वहाँ पे वो रहता है। जनरली एस्करीज इंटेस्टाइन में रह के एक दिन में 2 लाख अंडे तक दे सकता है। तो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं बचपन में, है ना, तो उसके थ्रू ये उसके एग्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं और उसके वर्म्स जो है वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है और ये कभी कभार हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके लंग्स में जाके बसती है और लंग में वो बड़ी हो जाती है और फिर जाके वहाँ से वो ट्रैवल होके वापस से अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फिर जाके एग्स ले करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सुनने में जितना अजीब लगता है बट स्टिल इट इज़ अ डिसीज़, और उसकी वजह से एब्डोमिनल स्पैज़म होता है, इंसोमनिया दैट इज स्लीपलेसनेस एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ irritation into the abdominal cavity, also loose motions and restlessness because of these continuous irritations can occur, ठीक है। then next is ड्रैक्यूनलियासिस। तो ये जो है वो ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एंड आर्म और शोल्डर्स में होते हैं। ब्लिस्टर यानी पिस्ट्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे जो है बॉइल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। एंड देन नेक्स्ट इज़ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस हमने इसका डिस्कशन किया हुआ था, ये भी फाइलेरियल वर्म से होने वाला इन्फेक्शन है। ये जो इमेज है दिस इज़ एलिफेंट फुट वाला इमेज,
तो एलिफेंटियासिस इज वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो स्वेलिंग ऑफ हैंड, स्क्रोटम, टेस्टिकल्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी जनरली। तो इसका वर्म जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, बाइट के थ्रू ये स्प्रेड होता है। और जैसे ही इसके वर्म्स बॉडी में पहुंच जाते हैं, ये लोग जाके दे रिसाइड इनटू एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ आर बॉडी, यानी कि हैंड्स एंड लेग्स, जहाँ पे कम मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे जाके ये लोग रिसाइड होके दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इनटू मैनी नंबर्स एंड दे कॉज अ स्वेलिंग विच इज़ परमानेंट, बिकॉज ऑफ विच द हैंड और लेग गेट्स swollen एज बिग एज एन एलिफेंट्स फुट, इसीलिए उसको एलिफेंटियासिस बोला गया है। ठीक है। और नेक्स्ट इज टिटानी। टिटानी सोलेनम नाम के सॉरी टीनियसिस। टीनियसिस इज टीनिया सोलेनम नाम के वर्म से होने वाला है। तो एब्डोमिनल पेन, नोशिया, क्वाइट सिमिलर लाइक एस्केरियासिस होता है ये। ठीक है। तो ये सब है अबाउट अदर वर्म इन्फेक्शंस। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लो। और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि इसके ऊपर जब भी आपको एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए। सो आप बस इसको रीड कर लो, याद रख लो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखना ज़रूरी है, तो वो भी आप कर लेना। सो आप क्विक रिवीजन रीड कर लेना। और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया हुआ था, आई होप आपने कंप्लीट किया हुआ है। जल्द से जल्दी ये जो बाकी है वो भी कर लो। और मुझे आपने बताना है कि नेक्स्ट टेस्ट कब रखना है। सो मंडे वी विल फर्स्ट हैव अ जूम क्लास एंड क्लियर द डाउट्स, और तब आप मुझे बताओगे कि टेस्ट कब रखना है, और असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। सो आई विल मीट यू इन टू नेक्स्ट क्लास। टिल देन you can finish these all things. If you have any doubts, you can text me. Okay, bye bye, take care.